हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एबीसी एग्रो क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 8 अप्रैल से हमारे एग्रीकल्चर के जो भी बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें जेट ICAR का एक बैच स्टार्ट हो रहा है, और हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक की एक मेगा टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट की है। तो आप सभी जुड़िए हमसे, उस मेगा टेस्ट सीरीज़ में पार्ट लीजिए और अपने जो भी तैयारी है उसको और इम्प्रूव कीजिए। क्वेश्चन सीरीज़ को लगातार जैसे जैसे आप क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपके कंटेंट में आपने जो पढ़ाई की है उन सब में क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो हमने पिछली 2 क्लासों के अंदर अभी क्या पढ़ा था, एक तो क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था इसमें कि आबव प्रिंसिपल। भी क्वांटम नंबर्स तो पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फील करते हैं, उसके लिए आबव प्रिंसिपल होता है। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है बोहर मॉडल। कौन सा मॉडल? बोहर मॉडल। अच्छा, बोहर मॉडल पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोहर मॉडल तो इस पूरे क्वांटम जो हम पढ़ने जाएंगे, जो हमने पढ़ा था अभी, उस क्वांटम में सबसे इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ने के बाद में वो मैंने क्वांटम नंबर आपको इसलिए पढ़ाया था कि बोहर मॉडल के बारे में हम बहुत अच्छे से इसमें समझ पाएंगे। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रेगुलर हर एग्जाम में जेट ICAR के मिलता है आपको, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इस बोहर मॉडल ने, बोहर ने क्या की थी, 3 हाइपोथेसिस दी थी। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हम उस चीज़ को पढ़ क्यों रहे। तो बोहर ने अपना मॉडल दिया था, उससे पहले किसी का मॉडल भी तो आया होगा। जिसका मॉडल आया था उसका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था उनका? रदरफोर्ड। उन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया? उन्होंने अपने मॉडल में बताया कि जो परमाणु होता है, क्या होता है परमाणु, उसके मध्य में उसके जो सेंटर होता है, उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, उसके जो सेंटर होता है, जो न्यूक्लियस जिसको अपन कहते हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन। इसका मतलब उन्होंने बताया कि एक न्यूक्लियस होता है जिसके सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, उस पॉजिटिव चार्ज होता है, और बाकी जो खाली, जो पूरे परमाणु के अंदर बाकी जो जगह होती है वो जगह क्या होती है, खाली होती है। ये उन्होंने बताया था। उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में ये भी बताया था कि जैसे क्या होता है कि एक पूरा सूर्य है, क्या है सूर्य, उसके चारों तरफ क्या करे, ग्रह चक्कर लगा रहे, तो सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे ही परमाणु में क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने ये मॉडल दे दिया था। तो उनके टाइम में तो इस मॉडल के बारे में तो काफ़ी वाहवाही हुई थी, लेकिन बाद में जाके जैसे जैसे साइंटिस्ट आगे वर्क किया, तो साइंटिस्ट ने देखा कि हर चीज़ जो मूव करती है उस पर एक एनर्जी होती है। अब एनर्जी तो होती है, लेकिन क्या वो जो मूव करने वाली एनर्जी है, वो अगर किसी भी, कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन है, अगर वो सर्कुलर फॉर्म में न्यूक्लियस के वृत्ताकार पथ में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चक्कर काटते हुए, घूमते हुए, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, परमाणु है। क्या है ये हमारे पास? परमाणु। इसके मध्य में क्या है, न्यूक्लियस है, धनात्मक चार्ज है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर काटेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काटेगा, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चक्कर काटते हुए क्या करेगा, इस तरीके से इसके पास आता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये इस मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की, प्रोटॉन की खोज की, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब इस रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए ही किसका मॉडल आया, बोर का मॉडल। तो इससे 2 चीज़ें क्लियर हुई। साइंस की किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी नया मॉडल तब आता है जब पुराने मॉडल में कोई कमियां होती है, तभी तो नया मॉडल आएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बोहर का मॉडल। किसका मॉडल? बोहर का मॉडल। ठीक है, ओके, बोहर का मॉडल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि बोहर का मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि बोहर का मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि यह मॉडल, क्या लिखते हैं, यह मॉडल प्लांक्स की, किसकी, प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी पर, किस पर, क्वांटम थ्योरी पर क्या है, आधारित है। किस पर आधारित है? क्वांटम थ्योरी पर
आधारित है। ये एक पॉइंट हमें पता पड़ गया। ये एक सिंपल सा पॉइंट है जो डायरेक्ट कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। ये तो एक सिंपल पॉइंट पता होना चाहिए कि एक ऑप्शन में आएगा और हम इसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सेकंड पॉइंट होता है, कितनी बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ध्यान रखना है हमको? दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि यह मॉडल, कौन सा मॉडल, यह मॉडल केवल, क्या बात करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यह मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन, कौन सा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हिंदी में क्या बोलूंगा मैं इसको, एकल इलेक्ट्रॉन प्रजाति। कौन सी प्रजाति, एकल इलेक्ट्रॉन प्रजाति पर आधारित है। क्या है, या यह मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही क्या होता है, लागू होता है। क्या होता है, लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कितने ही बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में आता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस पूरे टॉपिक का क्या है, बेस है। क्या है इस पूरे टॉपिक का बेस है। कैसे बेस है, मैंने क्या बताया, यह मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर क्या है, डिपेंडेंट होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन कौन सी हुई, उसके बारे में देखते हैं अपन। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या क्या होती है, उनके बारे में देखते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर आता है, क्या लिख रहा हूं मैं, एकल, क्या लिख रहा हूं मैं, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को क्या बोलेंगे, प्रजाति। क्या बोलेंगे, प्रजाति। क्या लिखूंगा मैं इसको, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्या लिखूंगा मैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर क्या आएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन है, एक। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक। तो मेरे कहने का मतलब है एकल इलेक्ट्रॉन प्रजाति मतलब ऐसा परमाणु जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल एक। इसका मतलब, अच्छा अब मैं बात करूंगा हीलियम, क्या इसमें आएगा, नहीं, हीलियम इसमें नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि हीलियम के अंदर कितने हैं, दो प्रोटॉन है, कितने हैं, और दो इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे अगर इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे, मैं हीलियम के ऊपर कौन सा चार्ज लगाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज लगाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या अब मेरा जो बोहर मॉडल है वो He+ पे लागू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपको किसी भी पॉइंट को रटना नहीं है। हर चीज का केमिस्ट्री में क्या है, एक पर्टिकुलर लॉजिक है। उस लॉजिक को हमको क्या करना है, फॉलो करना है। एक पूरे सर्टेन वे में अपन इस प्रोसेस में चलेंगे और उस प्रोसेस को क्या करेंगे, अपन फॉलो करेंगे। ओके, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के बाद क्या होगा, हीलियम प्लस। अच्छा, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद क्या आता है, लिथियम। क्या हम लिथियम को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं? अगर मैं सिंपल लिखता हूं लिथियम, क्या लिथियम इसके अंदर इंक्लूड होगा, नहीं। क्यों, लिथियम के अंदर भी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, 3 प्रोटॉन है। उसका परमाणु क्रमांक क्या है, 3, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो इसका मतलब लिथियम इसके अंदर आएगा, नहीं। अगर मुझे लिथियम को भी सिंगल इलेक्ट्रॉन में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिथियम के ऊपर क्या करना पड़ेगा, +2। लिथियम के आगे क्या होता है, बेरिलियम। बेरिलियम को भी मुझे सिंगल इलेक्ट्रॉन में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +3। ऐसे सो ऑन। क्या बोल रहा हूं मैं, सो ऑन। मतलब जहां तक मैं जाऊंगा सबके ऊपर क्या करना है, उनके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज लगाना है कि उनमें क्या बचे, केवल एक इलेक्ट्रॉन बचे। कितना बचे, केवल एक इलेक्ट्रॉन बचे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से, क्या, निम्नलिखित में से, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस पर बोहर मॉडल लागू नहीं होता है। क्या, निम्नलिखित में से किस पर बोहर मॉडल लागू नहीं होता है। बोहर मॉडल लागू नहीं होता है, किस पे नहीं होगा। अगर मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, मैंने ऑप्शन बताया हाइड्रोजन, मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बताया, क्या बताया दूसरा ऑप्शन, मैंने आपको बताया हीलियम +2, हीलियम प्लस। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया लिथियम +2, और डी ऑप्शन मैंने आपको दिया बेरिलियम +2।
तो आप एग्जाम में जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको बेरिलियम देखते +2 देखते टिक नहीं मार देना। बेरिलियम मैंने क्या बताया, +3 होगा, क्या होगा +3, क्योंकि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या है 4 मतलब उसमें कितने प्रोटॉन है 4, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4, इसका मतलब मुझे इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन बदलने के लिए उसमें कितना लगाना पड़ेगा +3। इसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ही है। इसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ही है। इसमें भी मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ही है। और इसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब Be+2 मेरा आंसर हो जाएगा। और Be+2 बोहर मॉडल को फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो सेकंड पॉइंट को बहुत डिटेल में बता दिया। मैं आपको जितना डिटेल में बता रहा हूँ, जेट ICAR आपके जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम जो जून में है आपके होना है, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है हमारे पास, परमाणु वाला जो पूरा है जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, उसमें ये पूरा 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 आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमने समझ लिया। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तीसरा पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है अब अपन बोहर की हाइपोथेसिस की बात करेंगे। बोहर ने क्या क्या अवधारणाएं दी थी, क्या दी थी अवधारणा। हाइपोथेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवधारणाएं। क्या बोलते हैं, अवधारणाएं। क्या लिखेंगे अपन, बोहर की अवधारणाएं। क्या लिखेंगे, बोहर की अवधारणाएं। बोहर की अवधारणाएं। अवधारणाएं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। अच्छा, ये हमारा अभी जो एग्जाम हमको फाइट करने वो एग्जाम कैसा, कंपटीशन का एग्जाम है। कंपटीशन एग्जाम की सबसे अच्छी अप्रोच क्या होती है, स्पेशली केमिस्ट्री के जो टॉपिक है उस टॉपिक को क्या समझाना चाह रहा है वो टॉपिक समझ गए, उसका 1-2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझ गए, उन फॉर्मूले को कैसे एप्लीकेबल करना है वो समझ गए, वो फॉर्मूले बने कैसे, उनकी 1-1.5 पेज की थ्योरी, पूरे प्रोसेस में अपन को कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से एक ऑप्शन आंसर है, उस फॉर्मूले को लगाएंगे, आंसर को टिक कर देंगे। ठीक है, उसी प्रोसेस पे अपन काम करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को अपन लिखेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, बोहर की अवधारणा में पहली अवधारणा क्या दी थी बोहर ने, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि रदरफोर्ड ने तो बोल दिया था कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमते हैं। लेकिन बोहर ने क्या बोला, सिर्फ घूमते नहीं है, एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते। क्या करते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो कैसे समझेंगे, बोहर की अवधारणा के अनुसार परमाणु में, किसमें, परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, किसके, न्यूक्लियस के, केंद्रक के, न्यूक्लियस के चारों ओर, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उस पर बड़ा ध्यान देना, चारों ओर क्या, चारों ओर किधर, चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में। कौन सी कक्षाओं में, एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में, निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में, निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिक्स्ड। क्या बोलेंगे, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। केमिस्ट्री में जब भी ऑर्बिट वर्ड यूज होता है उसका मतलब कक्षा की बात कर रही है। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब कक्षक की बात कर रही है। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सबशेल होता है। ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं। उस ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सबशेल, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में उपकोश। और उस उपकोश के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, जिसको क्या बोलते हैं, कक्षक। रोटेट करता है, कैसे करता है देखते हैं उसको। जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के फर्स्ट बनाया, दूसरा ऑर्बिट बनाया, तीसरी कक्षा बनाई, इस तरीके से कक्षा होगी। कैसे, इस कक्षा को मैं क्या नाम दूंगा, के, क्या दूंगा, एल, क्या दूंगा, एम। मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। उन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने देख लिया था कि के, एल, एम, एन ये सब कक्षाएं होती है। इनको क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। इन शेल के का नंबर कैसे देते हैं, इनकी क्या वैल्यू होती है, उनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। इस के की वैल्यू क्या होती है, एन = 1, एल की क्या होती है 2, एम की क्या होती है 3। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। तो बोहर ने समझा दिया। तो जिन लोगों को ये डाउट था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो जब घूम घूम के जब वो एनर्जी लॉस करेगा तो न्यूक्लियस में घुस जाएगा, इसने बताया नहीं घुसेगा। क्यों, क्योंकि वो एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में, किसमें, निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। जब वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमेंगे तो उनकी एनर्जी क्या नहीं होगी, लॉस नहीं होगी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इन्होंने अपने इस फर्स्ट हाइपोथेसिस में और क्या क्या बताया था, देखते हैं उसको।
देखिए इन्होंने इस हाइपोथेसिस में आगे और बताया, इन्होंने आगे बताया कि जैसे कोई भी चीज घूमती है तो क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है। क्या होता है, जैसे मेरे हाथ में अगर मैं पत्थर बांधूं, पत्थर पे रस्सी बांधूं और उस पत्थर को चारों ओर जोर से घुमाऊं, क्या घुमाऊं, पत्थर को जोर से चारों ओर अपनी तरह चारों तरफ घुमाऊंगा, तो उस पे कौन सा फोर्स लगेगा, केंद्र की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको अभिकेंद्रण फोर्स वगैरह कहते हैं ना, जैसे कि दही जमना, दही में फेट निकलना, वॉशिंग मशीन चलती है ना, उन सब में कौन सा, ये वाला फोर्स काम करता है। ठीक है, तो उसने क्या बताया था, एक तो अगर जो इलेक्ट्रॉन जब चारों चक्कर काटेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर तो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, mv का स्क्वायर बाय r। कौन सा होगा, mv का स्क्वायर बाय r। दूसरा जो फोर्स होता है उस फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिक बल। स्थिर वैद्युतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रो विद्युत स्थितिक बल। इसमें क्या होता है भाई, ये बल क्यों लगेगा, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जब एक स्पीशीज क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरी स्पीशीज क्या है, नेगेटिव है, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, स्थिर वैद्युतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा वो फोर्स, देखो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, मैं क्या लिखूंगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ठीक है, K Q1 की क्या वैल्यू होगी, मेरे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मेरे पास क्या है, प्रोटॉन है। अच्छा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लूंगा तो एक प्रोटॉन, लिथियम प्लस का न्यूक्लियस लूंगा तो दो प्रोटॉन, हीलियम प्लस का न्यूक्लियस लूंगा तो दो प्रोटॉन, लिथियम का लूंगा तो तीन प्रोटॉन। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा तो प्रोटॉन के नंबर तो कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब मैं प्रोटॉन के नंबर में क्या लिख दूंगा, Ze लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, Ze इंटू, इलेक्ट्रॉन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव होता है। कौन सा होता है, नेगेटिव। मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे क्या लिखूंगा, इनके बीच की डिस्टेंस R का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, KZE का स्क्वायर बाय R का स्क्वायर। और मेरे को न्यूटन ने क्या कहा था, हमारे न्यूटन सर ने, कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगते हैं, क्या लगते हैं, कोई भी फोर्स लगते हैं, उन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जब तक कि क्या नहीं लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो मेरे पास ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो मेरे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, mv का स्क्वायर बाय r इक्वल टू KZE का स्क्वायर बाय R का स्क्वायर। और अगर मेरे पास एक R से एक R कट जाएगा तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो फाइनल इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। क्या बताया मैंने अभी आपको, जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, mv का स्क्वायर क्या था, R था, और इधर क्या था, KZE का स्क्वायर था, और क्या था, R का स्क्वायर। एक R से एक R कट जाएगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, mv का स्क्वायर बाय, और ये बराबर में क्या आएगा, KZE का स्क्वायर बाय R। ये बहुत 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 बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत सारे एग्जाम में, जेड 2013 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेसिकली हम पढ़ तो थ्योरी रहे, लेकिन इस थ्योरी में हम वही पॉइंट पढ़ेंगे जो जेट और आईसीआर के प्रीवियस ईयर में क्या कर सकते हैं, पूछे जाते हैं। क्योंकि किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम में क्या ट्रेंड देखा जाता है कि जो क्वेश्चन कभी जेट में आता है वही क्वेश्चन कभी आईसीआर में आता है, जो कभी आईसीआर में आता है वही कभी जेट में आता है। तो क्वेश्चन का क्या होता है, रोटेशन होता है, स्प्लिटिंग होती है। तो हम क्या पढ़ेंगे, जो चीजें एग्जाम में आती है वही चीजें मैं आपको क्या कह रहा हूँ, थ्योरी में फॉर्मेट में लिख पा रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को हम याद कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को क्या करना है, आपको याद करना है, और अगर आपको जरूरत हो तो आप इस फॉर्मूले को बना सकते हो। तो मैंने आपको वो प्रोसेस भी बता दिया है। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरी हाइपोथेसिस क्या दी थी हमारे बोर ने, क्या दी थी सेकंड हाइपोथेसिस, बोर ने हाइपोथेसिस दी थी कि इलेक्ट्रॉन, क्या दी थी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, नाभिक के, किसके, नाभिक के, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में, क्या बोला मैंने, चारों ओर उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में या उन्हीं फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में
उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है जिनका कोणीय संवेग, क्या बोला मैंने, कोणीय संवेग, जिनका कोणीय संवेग को मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूं, एंगुलर मोमेंटम। क्या, एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलता हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, जिनका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग NH/2π, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या है, NH/2π के बराबर होता है। कैसे होता है देखते हैं अभी अपन। NH/2π के बराबर होता है, NH/2π के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, NH/2π के कोणीय संवेग क्या होता है, NH/2π के बराबर। मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, NH/2π, NH/2π, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। और क्या बोला बोर्ड जी ने, और देखते हैं इसको, कोणीय संवेग को और एक्सप्लेन करते हैं। मैंने क्या बताया, कोणीय संवेग क्या होता है, MVR से डिनोट करेंगे, और वो किसके बराबर होगा, NH/2π के बराबर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिन भी कक्षाओं में, जिन भी ऑर्बिटल में घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करते हैं, उनका जो कोणीय संवेग MVR होता है वो किसके बराबर होता है, NH/2π। यहाँ पे N क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब n इक्वल टू 1 मतलब पहली कक्षा, k n इक्वल टू 2 मतलब l दूसरी कक्षा, j k l m n इस तरीके से आगे चलती है। 1 2 3 4 n की क्या होगी वैल्यू। h क्या है मेरे पास, h क्या है मेरे पास, प्लांक कांस्टेंट। क्या है, प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी एग्जाम में पूछी गई है, कितने एग्जाम में, क्या होती है इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 पावर क्या होती है, -34। क्या होता है यूनिट, यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल इंटू सेकंड। क्या होता है यूनिट, जूल इंटू सेकंड। ध्यान में रहनी चाहिए आपको, टिप्स पे रहनी चाहिए ये चीजें, किस पे रहनी चाहिए, टिप्स पे। n हो गया, h हो गया, पाई तो हम सब जानते हैं। इस तरीके से ये पूरा काम करता है। ये कौन सी हाइपोथेसिस थी, सेकंड। मैंने आपको बताया, लास्ट में अपन शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे। शॉर्ट नोट्स में क्या पॉइंट पहले याद रखा था, एक फॉर्मूला, अभी कौन सा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला। अब जो बोर की तीसरी हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं, कौन सी हाइपोथेसिस, तीसरी अवधारणा की तरफ चलते हैं। तीसरी अवधारणा में उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या प्रेजेंट है, कक्षाएं प्रेजेंट है, चारों ओर क्या प्रेजेंट है, निश्चित वृत्ताकार कक्षा प्रेजेंट है। जैसे इलेक्ट्रॉन मेरा कौन से में है, के शेल में है, n इक्वल टू 1 में है। अब इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना है, n इक्वल टू 3 में जाना है। कहाँ जाना है, k से कहाँ जाना है, m में, m शेल में जाना है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन क्या, ये क्या है, न्यूक्लियस है हमारे पास। जब इस न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन हायर, उच्च कक्षा में होगा या उच्च एनर्जी के अवशोषण में, हायर एनर्जी स्टेट में होगा, और जब उसको नीचे आना होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊष्मा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, ऊष्मा को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज करेगा। और इसमें क्या करेगा, एनर्जी को अवशोषित, क्या करेगा, अवशोषित, एब्जॉर्ब करेगा। यही बताया था बोहर ने। हाँ, तो थर्ड हाइपोथेसिस से कोई प्रैक्टिकली क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बट हमें पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करता है, ऊपर उसको ऊंचाई पे जाना है, भाई मुझे पहाड़ चढ़ना है तो मुझे एनर्जी चाहिएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा की तरफ, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 3 4 कहीं भी जाएगा तो उसको क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जब वो हायर एनर्जी पे होगा, अगर मैं ऊपर से नीचे उतर रहा हूं तो मुझे गाड़ी में ब्रेक लगा के उतरना पड़ेगा, तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज करेगा। तीसरी हाइपोथेसिस भी हो गई। अब अपन ने इस टॉपिक में हमको क्या ध्यान रखना है, 3 हाइपोथेसिस पढ़ने के बाद में बोहर ने कुछ डेरिवेशन दिए थे। अब क्योंकि हमारा कंपटीशन एग्जाम है, अब कंपटीशन एग्जाम में तो हमें डेरिवेशन का कोई यूज तो है नहीं, हम 11th-12th में तो पढ़ते नहीं है कि हमें डेरिवेशन करना है। हम 11th-12th के साथ साथ जेट ICAR का एग्जाम फाइट कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए क्या है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो बोहर ने क्या दी थी, रेडियस के बारे में बताया था। किसकी रेडियस के बारे में बताया था, ऑर्बिट रेडियस। किसके बारे में बताया था, ऑर्बिट रेडियस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको,
कक्षा की त्रिज्या के बारे में बताया था। क्या बताया था? कक्षा की त्रिज्या के बारे में बताया था। इसके लिए डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। इसके लिए इन्होंने रेडियस का क्या फॉर्मूला बताया था? 0.529 इंटू एन का स्क्वायर बाय जेड। क्या था? R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। क्या है? ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हुआ? यहाँ पे मेरे पास 0.529 क्या कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, और मेरे पास जो ये n है, क्या है मेरे पास? ये n है। क्या है मेरे पास? n। ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या को। किसकी? कक्षा की संख्या को बता रहा है। किसकी बता रहा है? कक्षा की संख्याओं को कौन बता रहा है? n बता रहा है। z क्या है? परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। अगर z की वैल्यू मेरे पास 1 है तो मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। z की वैल्यू 2 है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? हीलियम की बात कर रहा हूं। z की वैल्यू 3 है तो मैं लिथियम की बात कर रहा हूं। z की वैल्यू 4 है तो मैं बेरिलियम की बात कर रहा हूं। इस तरीके से होंगे। अगर मेरे पास सेम एटम में बात करें, क्या करें? अगर मेरे पास सेम एटम हो, क्या हो? समान परमाणु, सेम एटम। क्या बोलूंगा मैं? समान परमाणु के अंदर बात कर रहा हूं। किसके अंदर? समान परमाणु के अंदर अगर मैं बात करूं तो समान परमाणु के अंदर क्या होता है? जो मेरे पास, अगर मैं जैसे हीलियम या हाइड्रोजन एटम की बात करूं, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की पहली कक्षा और तीसरी कक्षा के बीच में तुलना कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, मैं हाइड्रोजन एटम की दूसरी और चौथी कक्षा के बीच में तुलना कर रहा हूं, तो मेरे पास एटम तो हाइड्रोजन सेम है। इसका मतलब मेरे पास z की वैल्यू क्या होगी? सेम है, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। तो मेरी रेडियस उस स्थिति में, मेरी जो रेडियस है वो किसके बराबर हो जाए, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो मेरी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। ये डायरेक्ट पूछा गया है। जेट 2016 में ये क्वेश्चन भी आया था। कैसे आया था इस क्वेश्चन को समझेंगे अभी अपन। ठीक है, देखते हैं अगर नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए आप वापस, बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरीके से आया था मेरे पास। क्वेश्चन पूछा था कि बोहर की, क्या क्वेश्चन था? बोहर की प्रथम कक्षा, बोहर की प्रथम कक्षा तथा तीसरी कक्षा की, क्या बोहर की प्रथम कक्षा तथा तीसरी कक्षा की रेडियस, क्या? त्रिज्या, तीसरी कक्षा की त्रिज्या रेडियस का क्या बताऊं? अनुपात बताओ। ऑप्शन भी थे 4। अभी अपन को ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। अभी अपन को क्वेश्चन को क्या करना है? सब समझना है। कैसे बताएंगे? बोहर की, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो। एग्जाम में सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम को क्रैक करने का, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो। क्या क्वेश्चन बोला? बोहर की प्रथम कक्षा तथा तीसरी कक्षा की त्रिज्या रेडियस का अनुपात बताइए। अब बोहर की प्रथम कक्षा और तीसरी कक्षा पूछा इसने, किसी की भी परमाणु का नाम तो लिया ही नहीं, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? z क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर मेरे पास z कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया? z मेरे पास कांस्टेंट हो गया, तो मेरा जो रेडियस होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? मैंने अभी आपको बताया n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है बोहर की पहली रेडियस प्रथम कक्षा की और किसका अनुपात बताना है? तीसरी कक्षा का अनुपात बताना है, और वो अनुपात किसके बराबर होगा? प्रथम कक्षा के लिए क्या होगा? n का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर, और तीसरी कक्षा के लिए क्या होगा? n3 का स्क्वायर। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होती है प्रथम कक्षा के लिए? 1 का स्क्वायर, और तीसरी कक्षा के लिए क्या होती है? 3 का स्क्वायर। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:9। क्या आ जाएगा? 1:9। अगर बोले तीसरी अनुपात 1, तीसरी और पहली का अनुपात बताना है, क्या आएगा? 9:1। अभी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? पहली कक्षा की त्रिज्या और तीसरी कक्षा की त्रिज्या का अनुपात मेरे पास क्या आया? 1:9, 1:9, 1:9। यही मेरे पास क्या आंसर एग्जाम में क्या कैसे दे रखा होगा? 1:9। ये भी आपके जेट में क्या हुआ? ये भी जेट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी साथ साथ देख रहे हैं अपन, ताकि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। ये किसके बारे में बात की अपन ने? त्रिज्या के बारे में बात कर ली। वेरी गुड। अब अपन आगे बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं अपन? वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का भी डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी के लिए भी एक बहुत प्यारा सा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। कौन सा फॉर्मूला? वेलोसिटी का। किसका? वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला? वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z/n। क्या है? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z/n। ये फॉर्मूला है। यूनिट, जब हम साइंस में किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, भले वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, क्या इंपॉर्टेंट होती है? यूनिट। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करता है। अगर ऑप्शन में हमारे को वैल्यू किस फॉर्म में दे रखी हो, सेंटीमीटर पर सेकंड में, किसमें? सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो मैं इस फॉर्मूले को सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। 2.18 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? 8 मीटर को। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इंटू z/n। आप जब बाकी इन क्लासों को देखोगे आपको पता पड़ेगा कि ये 25 से 30 पेज का कंटेंट है डेरिवेशन के साथ। मैं आपको 4 से 5 पेज में इस कंटेंट को पूरा कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में केवल इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं वो, और उन फॉर्मूले के साथ साथ 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिक्स बना के एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आता है, और वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 14 मई को हमारा एग्जाम है। एग्जाम से पहले अपन को वही टॉपिक वही करना है जिससे हमारे क्या बन जाए? क्वेश्चन बन जाए। आगे बात करते हैं। इस फॉर्मूले पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखेंगे। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको याद हो गया? क्या फॉर्मूला था? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। जैसे मैं आपको बात करता हूं कि क्या क्वेश्चन देता हूं मैं? हाइड्रोजन, किसका? हाइड्रोजन के प्रथम, या छोड़ो, चलो हाइड्रोजन के द्वितीय कक्षा की ऊर्जा, द्वितीय कक्षा की वेलोसिटी, क्या ऊर्जा तो अपना पढ़ेंगे, द्वितीय कक्षा की वेलोसिटी व हीलियम प्लस की द्वितीय कक्षा की वेलोसिटी का, किसका? वेलोसिटी का अनुपात क्या फाइंड करें? अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे अनुपात? देखिए मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देंगे, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू, मैंने क्या बताया फॉर्मूला? z/n। 2.8 तो कांस्टेंट दोनों के लिए, 10 की पावर 6 भी कांस्टेंट। अब क्या बचा मेरे पास? z/n। तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। किसके समानुपाती होती है? z और n के। तो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा? हाइड्रोजन की कौन सी कक्षा की? द्वितीय कक्षा की। कौन सी? सेकंड की। और क्या पूछा मैंने? हीलियम प्लस की, किसकी? हीलियम प्लस की भी द्वितीय कक्षा की। क्या करनी है? वेलोसिटी का अनुपात फाइंड करना है। क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? इसी तरीके से जो फाइंड करना है उसको पूरा प्रॉपर फॉर्म में एडजस्ट कर दिया। अगर मैं एडजस्ट नहीं करूंगा तो मैं आगे कंफ्यूज होता रहूंगा। क्या किया मैंने? वेलोसिटी का साइन बनाया, द्वितीय कक्षा की फाइंड करनी, किसकी? हाइड्रोजन की। और इसकी वेलोसिटी हीलियम की भी कौन सी कक्षा की फाइंड करनी है? द्वितीय कक्षा की। किसके बराबर होगी ये? मैंने क्या बताया? z/n। तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होगी? हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू होगी 1। और कौन सी कक्षा की फाइंड करनी है? दूसरी कक्षा की। तो 1/2 मैं नीचे लिख लूंगा, मल्टीप्लाई का लगाऊंगा। अब मैं किसकी बात करूं? हीलियम प्लस की बात कर रहा हूं। हीलियम प्लस के लिए z/n, नीचे होगा z, ऊपर क्या आएगा? n। z की वैल्यू हीलियम के लिए क्या होगी? 2, और n की वैल्यू भी हीलियम के लिए क्या होगी मेरे पास? 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? z/n है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर कैसे होगा? 2 से 2 कट गया, और मेरे पास रेशियो क्या आ गया? 1:2। क्या आ गया मेरे पास? 1:2। क्या आ गया मेरे पास? 1:2। यही मेरा क्या होगा क्वेश्चन में? आंसर होगा। कैसे? z/n। यहाँ पे किसका स्क्वायर नहीं है। हाइड्रोजन का z कितना होगा? 1। n कितना है? दूसरी कक्षा की बात कर रहा हूं। जो हीलियम प्लस है उसका z कितना है? 2। और उसका n कितना है? उसका भी 2। 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आएगा? 1:2। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में भी हमने अच्छे से देख लिया।
अब अपन नेक्स्ट किसकी तरफ मूव करते हैं, एनर्जी की तरफ। क्वेश्चन तो साथ साथ में एग्जाम में आएगा, मैं आपको बता ही रहा हूं। आपको क्या याद रखना है, आपको रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, और आपको एनर्जी का क्या रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। बड़ा सिंपल सिंपल चीजें तीनों। लास्ट में शॉर्ट में भी इसको देख लेंगे। क्या कर लेंगे, शॉर्ट में भी इसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है। तीसरी चीज में क्या लिखूंगा, इसमें ऊर्जा किसकी, कक्षा की ऊर्जा। कक्षा की ऊर्जा किसकी, बोर की कक्षा की ऊर्जा। इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैं उसको, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलूंगा मैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। क्या होती है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी का मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा, याद होना चाहिए आपको। 13.6 क्या होता है, इंटू जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक इस तरीके से कि बना बनाया हलवा है आप लोगों के लिए। क्या है, बना बनाया हलवा है आप लोगों के लिए। इस हलवे को केवल क्या करना है, आपको खाना है। क्यों, इसका जो डेरिवेशन है वो इतना टिपिकल है, इतना टिपिकल है, उस डेरिवेशन को समझने में ही सारा फोकस चला जाता है, और इस इतने शानदार फॉर्मूले से हमारा ध्यान क्या हो जाता है, हट जाता है। तो आपको इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। क्या याद रखना है, आपके लिए पर्टिकुलर वैल्यू लगा दी मैंने। क्या लेकर दी, -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। ये वैल्यू किसमें होती है, एनर्जी की वैल्यू किसमें होती है, जूल में होती है। किसमें होगी, जूल में होगी। ओके, इसमें एक चीज अपन देख ली, क्या होगी, जूल में होगी। ओके, ये अपन ने देख लिया, एनर्जी की वैल्यू होगी। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें भी क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर मेरे पास सेम एटम दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, मेरे पास सेम एटम दे रखा होगा, समान परमाणु दे रखा की बात करेगा। जब समान परमाणु की बात करेगा तो मेरे पास जेड क्या होगा, सेम होगा। तो मेरे पास एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, एन के स्क्वायर के। किसके, एन के स्क्वायर के। और अगर मेरे पास डिफरेंट एटम दे रखे होंगे, क्या होंगे, डिफरेंट एटम दे रखे होंगे, लेकिन उनकी जो डिफरेंट एटम दे रखे होंगे, लेकिन क्या, लेकिन जो उनकी कक्षा है वो क्या दे रखी होगी, सेम। क्या दे रखी होगी, उनकी कक्षा, जो उनका ऑर्बिट है वो उनकी कक्षा ऑर्बिट क्या दे रखा होगा, सेम दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, सेम। अगर वो ऑर्बिट सेम दे रखा होगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर। अभी मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, फॉर्मूले माइनस है, वो माइनस कैसे होता है मैं उसको समझाता हूँ। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपको क्या रखना है कि जब भी मेरे पास कोई दो चीज़ों को कंपेयर करके पूछे, तो मेरे पास अगर कक्षा की ऑर्बिट जो है उसका नंबर सेम है तो मेरे, और उनका जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है, तो मेरी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जेड के स्क्वायर के। और अगर सेम एटम दे रखा है तो मेरी एनर्जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती, व्युत्क्रमानुपाती। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। किसके हो जाएगी, एन के स्क्वायर के। ये चीजें आपको याद हो गई। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें एक और कंसेप्ट अपन को देखना है। वो कंसेप्ट क्या देखना है अपन को, एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने देख लिया, एनर्जी कैसे काम करती है वैसे देख लिया। अब अपने हाइड्रोजन एटम, क्या, हाइड्रोजन एटम की कक्षाओं की एनर्जी के बारे में पूछा जाता है अपन को। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के बारे में पूछा जाता है। कैसे हो पूछते, देखिए, जैसे मैं पूछूं कि कौन सा है, मैं हाइड्रोजन एटम बना रहा हूं, अगर कोई मुझसे पूछे n = 1, n = 2 और n = 3 के बारे में पूछे, आप बताओ भाई हाइड्रोजन एटम है, इसके लिए आप बताओ एनर्जी की क्या क्या वैल्यू होगी। मैंने बताया कि हमें पूरे प्रोसेस से चलना है। क्या होगा, -13.6 इंटू क्या होगा, जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब हाइड्रोजन एटम के लिए मुझे पता है बार बार मैं जेड का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो मैं बार बार जेड में के पछले में पढ़ूंगा ही नहीं। मैं क्या करूंगा, ई, अगर मुझसे पूछा हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट कौन से लिए, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट कक्षा की बात करें तो -13.6 जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और एन का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो 1 का क्या होगा, स्क्वायर 1, तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, -13.6। क्या आएगा, -13.6 आएगा मेरे पास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, मैंने आपको अभी पहले ओके, एक मिनट, मैंने अभी पहले आपको एनर्जी का फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखवाया था, एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। जो फॉर्मूला लिखाया था, इस फॉर्मूले में जो मैंने यूनिट लिखवाई थी वो जूल थी, वो जूल नहीं होती है,
इसकी जो एनर्जी की यूनिट होगी, वहाँ पे अपन जब परमाणु की बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है यूनिट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो जूल क्या है? उस जूल को नहीं, आंसर क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी यूनिट। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? अब अपन को क्या देख रहे थे? अपन हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे। हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते वापस। हाइड्रोजन एटम की बात कैसे करेंगे? हाइड्रोजन एटम प्लस पहली, दूसरी, तीसरी बात कर लेते हैं। n इक्वल टू क्या है? 1, n इक्वल टू क्या है? 2, n इक्वल टू क्या है? 3। तो अगर n इक्वल टू 1 के लिए बात करूंगा तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, मैंने आपको बताया है। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट कक्षा के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी? -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। n क्या है? पहली कक्षा की बात कर रहा हूँ। n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? 13 पॉइंट माइनस क्या आएगा आंसर मेरे पास? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा की बात कर लूँ। दूसरी कक्षा के लिए मेरे पास क्या आएगा? -13.6 इंटू मेरे पास z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ही रहेगी। 1 का स्क्वायर 1 और n का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे नीचे? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मेरे पास एनर्जी की बात करें हाइड्रोजन के तीसरे कक्षा की एनर्जी की बात करें तो वो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? -13.6 इंटू जेड कितना हो जाएगा? 1 और नीचे n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और मेरे पास इस एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना आ जाएगी? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से मैं कर सकता हूं और आगे भी इसको और निकाल सकता हूं। ये किसकी बात कर ली मैंने? एनर्जी की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन या तो त्रिज्या से आता है, रेडियस से आता है, या वेलोसिटी वेग से आता है कक्षा की, या कक्षा की ऊर्जा एनर्जी से आता है। तीनों को अपन ने फॉर्मूले के फॉर्म में अच्छे से पढ़ लिया। एनर्जी में ध्यान रखना कि फॉर्मूले के लास्ट में मैंने आपको जूल बताया। जूल नहीं क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल भी होता है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। इस फॉर्मेट में चलता है। लेकिन क्योंकि अपन पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारी यूनिट होती है, अपन एनर्जी की क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको क्या याद रखनी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कक्षाओं में क्या होता है, कितनी बार हमसे पूछता है कि तीसरी कक्षा और पहली कक्षा के बीच का अंतर बताओ। तो तीसरी कक्षा की वैल्यू निकाल लोगे आप, पहली कक्षा की वैल्यू निकाल लोगे, दोनों के अंतर करके माइनस कर दोगे। कोई बोलेगा आपको कि चौथी कक्षा और पहली कक्षा का अंतर निकालो। चौथी कक्षा की वैल्यू निकाल दी ऊर्जा की और पहली कक्षा की निकाल दी, दोनों को माइनस करोगे। जब माइनस करोगे तब ध्यान रखना कि ये जो जैसे मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा? कि जैसे कोई मुझे बोले कि -13.6 माइनस, ठीक है, क्या बोलूंगा मैं? जैसे मैं बोलूँ इसको तो मैं बोलूँगा -1.5। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो इसके आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, -13.6। तो मेरे पास माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -1.6 प्लस क्या आ जाएगा? 13.6। तो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव में। तो साइन का ध्यान रखना है आपको, और किसी को भी आप माइनस कर सकते हो, ठीक है।